ये एक्चुअली हमारा एक पहला ऐसा स्टूडेंट है सर जिसने आईआईटी और आईएसआई दोनों निकाला है और उसके बाद इसने आईएसआई को पिक किया है। पर जेई बिगड़ता है ना अगर, तो फिर तो भी उसमें बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारी सीट्स है। जेई का मतलब मोस्टली आपका पार्ट आता है जो आपका आईएसआई में है, मोस्ट पार्ट कवर होता है, अलजेब्रा है, पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री है। आईआईटी में तो तब भी आप 2500-3000 रैंक लाओगे तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर में कहीं ना कुछ मिलेगा। हेलो, क्या हालचाल। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ हैं राजीव सर और एक है राजीव सर के बहुत अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने राजीव सर का नाम भी रोशन किया है और अपने मम्मी पापा का नाम भी बहुत अच्छा रोशन किया है और उनका नाम है कृष्णम। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल ओलंपियाड वाला। और हम लोग यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आईएसआई क्वालिफाई करने वाले हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट कृष्णम से। तो कृष्णम हमारे राजीव सर के स्टूडेंट रहे हैं। तो सर स्टार्ट करिए, आप अपने बच्चे से बातचीत करते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से वो आईएसआई तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या बेहतर चीजें रहेंगी। तो उसके लिए इनकी जर्नी को समझते हैं। तो कृष्णम ये है कि अभी हम लोग का जो चैनल चल रहा है ओलंपियाड वाला, उसमें बहुत से बच्चे जो हैं अभी भी आईएसआई के लिए मतलब चाहते हैं कि आईएसआई का थोड़ा सा आइडिया लग जाए, बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आई थिंक उनके लिए आप एक बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं, उन बच्चों को गाइड अच्छे से कर सकते हैं। और आपने पहले आईआईटी खड़गपुर में अभी पढ़ रहे थे और उसके बाद आपने आईएसआई को क्रैक किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आपने आईआईटी खड़गपुर में जाने के बाद भी कहीं ना कहीं इस ड्रीम को अपने अंदर लाइव रखा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मतलब स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट था एक, और मुझे अपनी ब्रांच में इतना इंटरेस्ट नहीं था। अपनी ब्रांच में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। हाँ। तो आपने क्या 12th के बाद भी जिस समय आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे थे उस टाइम भी आपने आईएसआई का एग्जाम दिया था या नहीं दिया था? उस टाइम भी आईएसआई का एग्जाम दिया था पर उस वक्त हुआ नहीं था सिलेक्शन। अच्छा, तो इस टाइम में क्या आपने ऐसा नया किया, आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? ऐसा कुछ नहीं था कि पिछली बार से अच्छी प्रिपरेशन हुई। इस बार प्रिपरेशन मैंने लास्ट के 1 महीने ही करी थी अच्छे से। स्टार्टिंग से मतलब कॉलेज में आते ही आईएसआई के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, बट मेरी प्रिपरेशन पहले से ही बहुत अच्छी थी। बस एग्जाम के दिन खराब हुआ था पिछली बार, इस वजह से नहीं। अच्छा, इस बार एग्जाम का डे आपके फेवर में चला गया है। हाँ, और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चों को बेटा ऐसा लगता है कि सिलेक्शन कई बार ना हो पाना, बड़ी हताश हो जाते हैं लोग। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है, आपकी मेहनत कई बार बहुत अच्छी होती है बट आपका सिलेक्शन किसी कारणवश, एग्जाम खराब हुआ, डे अच्छा नहीं था, तबीयत खराब हो गई, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाए, ऐसे हजारों कारण होते हैं जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर की जील को कंटिन्यू रखते हैं तो कृष्णम इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि आईआईटी के अंदर जाने के बाद भी उसने आईआईटी को छोड़ा है और आईएसआई के अंदर जा रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भाई अगर अपने अंदर आपने आग जला के रखी हुई है तो ऐसा कोई टारगेट नहीं जो आप पा नहीं सकते। हो सकता है कुछ चीजें इमीडिएटली ना मिले लेकिन कुछ समय के बाद जरूर प्राप्त होंगी, मतलब अच्छे कर्मों का फल मिलता है ना। ये एक्चुअली हमारा एक पहला ऐसा स्टूडेंट है सर जिसने आईआईटी और आईएसआई दोनों निकाला है और उसके बाद इसने आईएसआई को पिक किया। इससे पहले भी बहुत से बच्चों ने आईआईटी निकाला, आईएसआई भी निकाला, लेकिन बस एंड में आते समय जब डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे आईआईटी को पिक जल्दी करते हैं। सर इसके पीछे का रीजन कृष्णम कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि मतलब आपका भी फीडबैक रहेगा कि मतलब ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है आईआईटी और आईएसआई। बिल्कुल सर देखिए, बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं होता कृष्णम कि यार आईएसआई में जाने के बाद होगा क्या। सर बहुत सारे आईआईटी के अंदर जाने के बाद इवन आईएसआई का लोग फुल फॉर्म भी कुछ और अलग निकालते हैं कि क्या है आईएसआई वाले में तो नहीं जाएंगे। मैं पहली बार बताता हूँ तो लोग इसका मीनिंग ही कुछ और निकालते हैं। लेकिन हाँ, अब कुछ अवेयरनेस है बच्चों के अंदर। अब बच्चे, लेकिन सर एक मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये हो जाता है कि आईआईटी के अंदर कई बच्चे इसलिए जाते हैं भले उनको नहीं पता इंजीनियरिंग में क्या होने वाला है, जैसे इसको अपनी ब्रांच अच्छी नहीं लगी बट गया था। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अच्छा पैकेज हो जाएगा, अच्छी चीजें हो जाएंगी और वो इसलिए घुस जाते हैं क्योंकि नाम ज्यादा है। आईआईटीएन एक अलग साउंड है, आईएसआईएन ये एक नेगेटिव साउंड भी कई बार है। एक चीज है सर, जितनी भी कंपनी जो ना आईआईटी में कैंपस के लिए आती हैं वो सारी की सारी कंपनी आईएसआई में भी जाती है और एवरेज पैकेज देखोगे आप आईएसआई का ज्यादा है। अच्छा पैकेज है, आईएसआई का ज्यादा है। आईएसआई का ज्यादा है। मैंने सर पूरा रिसर्च किया था, अभी हम लोग बात कर रहे थे। कृष्णम तुम क्या? अच्छा बताओ यार, वी आर इंटरेस्टेड।
कृष्णा ने प्रेजेंट किया हो, कृष्णा तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अरे वाह। PDF एंड ये पूरा सर ये कैंपस है, ये कोलकाता वाला है ना ISI कोलकाता, ISI कोलकाता, एक ISI बैंगलोर वाला भी है, हाँ, तो वो बीमैथ वाला है, ये बी स्टेट वाला है, बी स्टेट वाला है। different बहुत programs सारे कोर्सेस है इसमें, बी स्टेट बी मैथ्स के बाद भी आप देखिए मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, देयर आर डिफरेंट, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रिसर्च प्रोग्राम भी बहुत से कंडक्ट होते हैं। हाँ, और इसमें एडवांटेज सर मालूम क्या है, एक स्पेशल एडवांटेज ये है कि जैसे केवीपी का एक होता है ना स्कॉलरशिप मिलती है, तो जब ये कृष्णा अपना पढ़ने जाएगा वहां पर तो इसको स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब उतने टाइम का रहने खाने का जो मिनिमम जो होता है ना 5,000 की नियर अबाउट अमाउंट इनको मिलता है पर मंथ। इवन जो बच्चा IIT करने जाएगा उसको फीस देना पड़ेगा, इनको रहने खाने का भी मिल जाएगा। ये है, कृष्णा तूने पैसे भी कमा लिए यार, ये पैसे कमाने वाला बंदा बन जाता है 12th के बाद ही। ये ठीक। तो कृष्णा बताओ तुम किस में जा रहे हो, कहाँ पर है तुम्हारा, विच प्रोग्राम यू आर गेटिंग इनटू? what? You are getting into B Stat honors, right? Yes sir. बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में जा रहे हो। अच्छा, आप रैंक तो सर पूछी नहीं, सर देखो बच्चों को रैंक तो बता दे पहले। हाँ रैंक बताइए भाई। एक बार कृष्णा अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो पूरा दो यार, मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन ही पूरा नहीं हुआ अभी तो। Yes sir. हाँ, इंट्रोडक्शन ये मेरा कि मैं कोटा से ही हूँ, तो और मुझे स्टार्टिंग से पता था कि क्या होता है जेई वगैरह के बारे में कुछ ना कुछ। मैं देखता था कि बहुत सारे बच्चे आते पढ़ाई करने, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनमें से भी कुछ का ही होता है। तो मैंने बचपन में ये सोच रखा था कि इस लाइन में मुझे नहीं जाना है। अच्छा। पर क्या 9th क्लास में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक 6 घंटे का स्कूल, 4 घंटे की कोचिंग। तो घंटों के हिसाब से मैंने कोचिंग चूज कर लिया होते जर्नी स्टार्ट। वेरी गुड। तो घंटों के हिसाब से तुमने काम किया कोचिंग के अंदर, फिर मैथ्स तो अच्छी लगती थी, तो फिर उसके बाद क्या पहले लोअर बेच में था, फिर थोड़े अच्छे बेच में गया ना, तो उसके बाद 2 ऑप्शन थे बस, एक तो IIT, एक मेडिकल। तो फिर दोनों में से IIT चूज करूंगा क्योंकि मैथ्स अच्छे लगते थे। तो एक तरीके से मैं IIT इसलिए करी क्योंकि मैथ्स अच्छे लगते थे, बाकी मैंने सोच रखा था पहले कि नहीं करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा कृष्णा ये बताइए कि आपने जैसे 12th का जेई का पूरा पढ़ा हुआ था है ना, और ISI में जो सेकंड पेपर होता है उसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जे एडवांस से नियर अबाउट मान के चलिए उस लेवल के, फिर उससे ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो जेई में जो आपकी अच्छी प्रिपरेशन थी है ना, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जो जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका टारगेट जेई भी है, तो जेई की प्रिपरेशन किस एक्सटेंट तक हेल्प करती है ISI की प्रिपरेशन को? जेई की प्रिपरेशन एकदम शानदार है, तो फिर ISI में पूरी हेल्प करेगी। और मतलब जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो इस तरह का होता है, उसको पढ़ोगे तो फिर फायदा मिलेगा, पर नहीं पढ़ोगे तो भी उसके क्वेश्चन कर सकते हैं अपन जेई की मैथ से भी। यानी जेई का मतलब मोस्टली आपका पार्ट आता है जो आपका ISI में है, मोस्ट पार्ट कवर होता है, अलजेब्रा है, पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री है ना, कैलकुलस भी इवन अपनी आती है, इसमें कैलकुलस ओलंपियाड में नहीं आती है लेकिन ISI में आती है। और बच्चे जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों की कैलकुलस बहुत अच्छी होती है। ऑब्वियसली ISI में बच्चे वही जाते हैं जिनका मैथ्स बहुत ही अच्छा होता है, जो मतलब रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको लगता है कि समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ स्पेशल करना है हमें मैथ्स की फील्ड में, तो वही पिक करते हैं। अच्छा, जेई के बच्चों को जेई के कंटेंट के अलावा ISI में अच्छा स्कोर करने के लिए और क्या डीप पे पढ़ना चाहिए? मतलब तुमने अपनी प्लानिंग में क्या चीजें, जैसे कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं ISI में जो जेई के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती है ना, तो उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? क्या ओलंपियाड वगैरह आपने प्रिपेयर किया था पहले? 10th में ओलंपियाड प्रिपेयर किया था मैंने, उसका फायदा मिला है। और 11th-12th में मैं निकाल लिया था ओलंपियाड, पर प्रिपरेशन के बिना। वो राजीव क्या आयोग
दिया था आपने? यस सर, IIQM निकाल लिया था। राजीव सर ने कहा था कि सिर्फ मैथ्स पे फोकस मत करो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, बाकी हम तो सभी निकाले। अब सर का विजन था कि हमें जेई में और ज्यादा अच्छा करना। एग्जैक्टली भाई, जब बच्चा हमारा जेई का होता है और वो 11th पास करके 12th में होता है, फिर हम यही चाहते हैं कि वो पूरा फोकस जेई पे करे। अगर वो 2 डायरेक्शन में सोचेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जेई की रैंक पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ओलंपियाड की अपनी जर्नी जो होती है 8th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास 8th क्लास के बच्चे भी बहुत से पढ़ रहे हैं ओलंपियाड में, और कंटिन्यूस उसमें बहुत से बच्चे हमारे वो हैं जो ISI के लिए भी प्लान करते हैं कि सर कुछ करिए, सो कुछ बनाइए प्लान इसको लेकर भी। तो वही हमने सोचा कि भाई आपने इसको क्रैक किया है, लेकिन अभी तक आपने अपनी रैंक नहीं बताई है और हमारा एक क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। यस, मैं वही कहने वाला था। AIR 30 क्या गजब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कृष्णम की रैंक है AIR 30 इन ISI फॉर द BSTAT प्रोग्राम जो वो करने जा रहे हैं ISI कोलकाता से। लेकिन कृष्णम, मैं थोड़ी सी बातें बाहर की पूछता हूँ, क्योंकि आप लोग तो सर मैथ की बातें कर रहे हो। मुझे तो बेसिक बात बताओ यार, IIT के अंदर CSE ब्रांच मिलती है तो अच्छी खासी कंप्यूटर साइंस की नौकरी ठीक ठाक मिल जाती है। BSTAT के बाद नौकरी कौन सी मिलेगी, मेरे को ये बता दो यार तुम बस बढ़िया सा क्या नौकरी आप लोगों को मिलने वाली है। इसमें सर मालूम है क्या, इसमें तीनों चीजें पढ़ाई, इसकी यही तो ब्यूटी है सर ISI की। इसमें देखो BSTAT मतलब स्टैटिस्टिक्स पे भी बच्चा काम करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स, मैथ्स में भी डीप में कूदेगा, और प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसमें तीनों चीजों का मतलब कहते हैं ना कॉम्बिनेशन बच्चे के अंदर मिलता है। तो इसी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो IIT में कैंपस के लिए जाती हैं, वो यहाँ पर भी आती है, उनको यहाँ से भी बंदे उठाने होते हैं। तो कृष्णम, क्या लग रहा है तुम्हारा, क्या है, कैसा, तुम बताओ मुझे, तुम भी बता रहे थे कुछ। स्क्रीन दिख रही है आपको? ये स्क्रीन दिख रही है, बिल्कुल विजिबल है। मूव होती दिख रही है, पहले जैसे दिख रही है? बिल्कुल पहले जैसे अदर कैंपसेस आ गए, ISI के कैंपसेस दिखा रहे हैं अभी तुम, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ये आपका जो प्लेसमेंट ब्रोशर हम पूरा देख पा रहे हैं। ISI बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, बैच डेमोग्राफीज आई कैन सी, बैच अवेलेबल, MTech CS। यस, तो ये MTech का प्लेसमेंट का एरिया से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा माइनिंग, इन सब मतलब अगर मैं जो समझ पा रहा हूँ, डिजाइन एनालिसिस, आपको बिग डेटा, ओके, रीसैम्पलिंग टेक्निक्स, सैंपल सर्वेज, मल्टीवेरिएट एंड हाई डायमेंशनल ग्राफ थ्योरी, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डेटा माइनिंग, विजुअलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। तो यू गाइस मेजरली वर्क अराउंड द डेटा पे वर्क करना है। डेटा पे मीन मतलब यू आर वर्किंग ऑन द डेटा साइंटिस्ट, यू आर वर्किंग लाइक अ डेटा इंजीनियर्स, मतलब ऑल अराउंड द डेटा, राइट। और मेजरली जो चीजें तुम लोग निकल के आती है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तुम लोग जैसे आजकल सर सबसे ज्यादा तो वो चल रहा है शेयर मार्केट, पैसा कमाने के लिए, तो तुम लोगों का तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक अच्छा खासा रोल रहता है, क्योंकि देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा इन्वॉल्व। बैंकिंग सेक्टर तो जितने भी बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, लाइक गोल्डमैन सैक्स, लाइक मॉर्गन स्टैनली, एवरीबॉडी कम फॉर यू, राइट। यस सर। तो एक बड़े बैंकर्स वो सब तुमको ढूंढ रहे हैं, और कौन कौन तुमको ढूंढेगा? ये अमेज़न वगैरह है सर, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी, ये सारी सैमसंग आ रही है, एसेंचर है, सैमसंग, अमेज़न, ये बहुत सारी। अरे एक्चुअली सर मैं बताऊं, हमारे PW में भी बहुत सारे डेटा एनालिस्ट हैं सर। एग्जैक्टली, देखिए ट्रिपल IIT, NIT और IIT वाली सारी मोस्टली कंपनी जो है सारे यहाँ भी जाती हैं। तो जितनी कंसल्टेंसी फर्म्स होंगी, जितने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स होंगी, और जितने भी MNCs हैं, दे हैव देयर वन सेगमेंट ऑफ द डेटा एनालिसिस, बिकॉज उन्हें जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है मार्केट में, exactly. वो डेमोग्राफिक डेटाज हो गए, कस्टमर टेस्ट के डेटाज हो गए, जो भी चीजें हैं हर एक डेटा बेस्ड है। तो दुनिया में जितने भी लोग अभी मार्केट एक्वायरिंग की बात कर रहे हैं, वो सब डेटा एनालिसिस करके ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। भैया इसका प्रोडक्ट में कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, कितने नहीं होंगे, और उन सब जगह हमारे स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लोग आते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि ये लाइन, रिकरेंस लाइन यहाँ से निकल के जाएगी, हाँ रिग्रेशन यहाँ पर होगा, इतना स्टैंडर्ड डेविएशन पॉसिबल है, इस डेविएशन के साथ चलना है। और वो R लैंग्वेज एक होती थी एक्चुअली। मैंने सर जब मैं अपने IT में था तो मेरा इंटरेस्ट, पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता था याला। अच्छा। तो मैंने
मैंने एक डिप्लोमा किया था एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रो फाइनेंस के अंदर, देन आई यूज्ड टू गेट इनटू दिस डेटा लैब्स एंड एवरीथिंग। तो मेरा तब इस तरफ इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ था। तो हम वो रिग्रेशन लाइंस और स्टैटिस्टिकल टूल्स को पढ़ना, आर लैंग्वेज को पढ़ना, कर्व फिटिंग, कर्व फिटिंग टेस्ट। साइज स्क्वायर टेस्ट, यस। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, वो काफी अच्छे हैं, उनकी बहुत अच्छी टॉप क्लास बुक चलती है जे.एन. कपूर की, हाँ ये सब इतना याद बहुत नहीं अच्छी आ रहा बुक चलती है। हाँ, और वो मतलब बहुत पॉपुलर बुक है, इंडिया नहीं बाहर की कंट्रीज में बहुत पॉपुलर बुक है उनकी। है। तो कृष्णम, आपने फ्यूचर तो अपना दिखा दिया, यू विल बी इन द बैंक ऑफ अमेरिका, यू विल बी ऑन द यंग एंड यंग, ड्रीम 11 में भी तुम डेटा बनाओगे क्या यार? ड्रीम 11 पे हम सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब, बट ठीक है, इट्स गुड। तो ये तो आपका फ्यूचर हो गया बेटा। और ये कितने टाइम का कोर्स है? पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी ल्यूक्रेटिव सेंस की बात कर रहे हैं कि कितने टाइम में कोर्स खत्म होगा। अब जैसे तुमने भी 1 साल तो तुमने अपना आईआईटी खड़गपुर में बिताया है, राइट? अब तुम जाओगे, तुम अभी ये 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, क्या है मुझे बताओ। अभी 3 साल का होता है, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, एंड देन मास्टर्स 2 साल का होता है। और प्लेसमेंट ये 20 स्टेट्स के बाद बहुत ही कम बच्चे जाते हैं ऑफ कैंपस, मतलब ज्यादातर बच्चे करना चाहते हैं मास्टर्स, इसलिए कैंपस में बुलाते ही नहीं है अभी। तो फिर सब बच्चे मास्टर्स करके ही जाते ज्यादातर। ओके ओके ओके, तो मतलब आप अभी 5 इयर्स तक अपने आईएसआई के साथ इंगेज रहेंगे, और मास्टर्स के लिए जब आप 3 साल पढ़ लो तो डिसाइड करोगे किस सेगमेंट में मुझे मास्टर्स करना है, राइट? यस सर। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अब हम तुम्हारी थोड़ी प्रीवियस जर्नी की तरफ चलते हैं। ये तो हमने फ्यूचर देख लिया आपका, अब थोड़ा पास्ट भी देखते हैं, है ना? तो आपने जैसा बताया कि आप 9th में आपका एक इंटरेस्ट पार्ट जग गया था, एंड यू गेट इनटू द, क्योंकि आप कोटा से ही हैं तो चीजों से लेके अवेयर थे, और अब आप अपना पूरा सेगमेंट यहाँ पर आपने जेई की एनालिसिस देखा, 11th 12th में आपने जेई की तैयारी की, साथ साथ पैरेलल ओलंपियाड पढ़ रहे थे। तो 11th में या 12th में आपका जो इंटरेस्ट फैक्टर है मैथ की तरफ कैसा था, और आपने किन किन तरीके से अपनी मैथ्स को कंटिन्यू रखा? कभी कभी ऐसा हुआ केमिस्ट्री वीक हो रही है, क्या फिजिक्स वीक हो रही है, तो क्या थॉट रहे तुम्हारे उन सब चीज जगहों पर जहां पर तुम अटके चटके तुम्हें जो लगे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैथ्स में इंटरेस्ट था, इसीलिए तो जेई की तरफ आया था। तो मैथ्स में तो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था ही, फिर सेकंड नंबर फिजिक्स, सबसे लास्ट केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं कभी केमिस्ट्री में करता था, कभी मैथ्स में करता था। फिजिक्स का में सबसे कम ही आती थी मेहनत, और सबसे ज्यादा मैथ्स कभी मैथ्स में आते थे, कभी फिजिक्स में आते थे। अच्छा, फिर ठीक है। मुझे लगा तुम मेरी बेइज्जती लगातार करते जा रहे हो, मैं भी सुन रहा था काफी देर से, लेकिन अच्छा लगा कि तुमने बोला नंबर ज्यादा आते थे तो फिजिक्स की थोड़ी इज्जत तुमने बचा ली है। नहीं, मैथ्स और फिजिक्स का सर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा होता है। हाँ, मैथ्स की लैंग्वेज ही मैथ्स है, तो फिजिक्स में उस बच्चे को मजा आता है। और सर जो बच्चा इंटेलेक्चुअली ज्यादा स्मार्ट होता है, कहीं ना कहीं आप देखो उसका केमिस्ट्री वीकर सेक्शन होता है। सर गुस्सा हो जाएंगे। खैर हम वापस आते हैं। इसमें केमिस्ट्री में ज्यादा फोकस कर दिया था मैंने, इस वजह से मैथ्स और फिजिक्स थोड़ी कम हो गई, इस वजह से जेई के रिजल्ट पे भी फर्क पड़ा। अच्छा, ओके ओके ओके। और एक गलती मैं क्या करता था कि होमवर्क जो मिलता था उसमें से मैं छाड़ता था मुश्किल क्वेश्चन कौन सा जो दिखने में लग रहा है कि पता नहीं चल रहा कि होगा कि नहीं होगा, तो फिर वही क्वेश्चन करता था। उससे अप्रोच बनने में तो फायदा होता है, बट मसल मेमोरी में नहीं आ पाता फिर, क्योंकि कम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बच्चों को समझा दे रहा हूँ तुम्हारी बात को। यहाँ पर कृष्णा में बोल रहे हैं कि कृष्णम का थॉट प्रोसेस ये था कि अगर हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमारी अप्रोच बहुत अच्छी बिल्डअप हो जाएगी, तो उनकी टेंडेंसी थी डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की। बट कृष्णा में साथ साथ शेयर कर रहा है कि मेरी उस अप्रोच से मुझे लॉस भी हुआ, और वो लॉस क्या था? प्रैक्टिस कम थी, मसल मेमोरी कमजोर रही। इस चक्कर में जो आसान क्वेश्चन करने में कम समय लगना चाहिए था वो नहीं लग पाया, और कहीं ना कहीं अप्रोच हमारी एक लेंथियर हो जाती है। इसलिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने। यू हैव टू थिंक वेरी क्लियरली कि मेरा सिलेक्शन इजी क्वेश्चन से होगा और मेरी रैंक बूस्ट मॉडरेट और डिफिकल्ट होने वाली है। तो पहला इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है कि आपको जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से लगाना है, आईओक्यूएम को बहुत अच्छे से प्लान आउट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्टली जंप कर गए कि हमको आज आईएमओ का, सर आज आईएमओ के पेपर आ गए, तो इसका
मतलब ये नहीं कि आप आईओ में क्वेश्चन लगाएं, अगर आपको आईओक्यूएम क्वालिफाई करना है तो पहला आईओक्यूएम स्टेप है। तो दैट इज अ वेरी ग्रेट वर्ड ऑफ यू, क्योंकि कई बच्चे जब जेई की प्रिपरेशन भी करते हैं उनको लगता है इरोडो लगा लेंगे तो जेई का सिलेक्शन हो जाएगा बेस्ड ऑन फिजिक्स, तो बट ऐसा होता नहीं है। इसमें भी सर इनके 3 एग्जाम होते हैं ना लेयर वाइज। पहला एग्जाम जो होता है इनका यूजीए, वो बिल्कुल जेई मेंस के टफर क्वेश्चन मान लीजिए आप, अच्छा। उस लेवल का एग्जाम होता है। दूसरा इनका जो होता है यूजीबी, जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, 8 क्वेश्चंस आते हैं, वो लेवल वही होता है जो एडवांस के सबसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में सबसे अच्छे, मैथ्स में, वो क्वेश्चन इन बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन वही है कि वो उसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन कर लो तो क्लियर हो, मतलब आरएमओ लेवल मान लीजिए सर। बिल्कुल एग्जैक्टली आरएमओ लेवल का है। उसमें ओलंपियाड का टच होना चाहिए, अगर ओलंपियाड का टच है तो वही बच्चा निकाल भी सकता है। और आईटी में अगर कर रहा है तो आईटी भी डेप्थ वाला होना चाहिए, जो सब्जेक्ट फोबिया होना चाहिए उसके अंदर, कि मैथ्स कर रहा है तो मैथ्स के लिए एक तरह से पागलपन होना चाहिए। तो कृष्ण तुम्हारे अंदर मैथ के लिए पागलपन था? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। अब बताया ना, राजीव सर को कहना पड़ता था कि मैथ्स पे इतना ध्यान मत दो, सब सब्जेक्ट पे ध्यान दो। इसको तुमसे मैथ्स से दूर भगाना पड़ता था इसको कि मैथ्स की तरफ इतना मत भागो। ये बहुत सही चीज है। अच्छा कृष्ण, एक ये और बताओ, जो हमारे अभी हमारे लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से बच्चे ये जरूर जानना चाहेंगे, अभी हमारे पास जो 11th में बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 10th में है, अगर कोई बच्चा, जैसे मान लो मैं 10th क्लास का स्टूडेंट है, 11th मैं ड्रीम देखता हूँ, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा, मेरे को भी एक लगा कि यार मेरी भी मैथ्स बहुत अच्छी है और मेरे को भी आईएसआई जाना है, मैं ऐसा ही पिक करना चाहता हूँ, तो राइट नाउ मेरे 11th क्लास में होते हुए मेरे को किन चीजों पर, कौन सी बुक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए और किस तरह से अपने प्लान आउट करूँ, ये बताइए आप। जेई की प्रिपरेशन में मैथ्स अच्छी रखो, और क्योंकि आईएसआई में थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं और टाइम काफी ज्यादा होता है, तो फिर मतलब जो मैंने गलती करी थी वो गलती थोड़ी सी करोगे तो भी चलेगा, मतलब मुश्किल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर दोगे तो चलेगा। अब मतलब आईएसआई में प्रैक्टिस उतनी नहीं चाहिए जितना अप्रोच चाहिए, तो फिर इस हिसाब से मतलब अप्रोच वाला पार्ट ज्यादा इनका कहना है कि देखो अगर आप आईएसआई में जाते तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी प्रिपरेशन को कब से शुरू करूं? 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, आइडियल क्लास क्या होनी चाहिए? अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं मैथ्स में कुछ करना चाहता हूं तो व्हाट शुड बी द आइडियल क्लास जहां से मैं अपनी प्रिपरेशन को शुरू करूं? 9th, वेरी गुड। 9th मतलब मुझे ओलंपियाड के पीछे पड़ जाना चाहिए, आईओक्यूएम के पीछे, जो आजकल पहले प्री-आरएम में होता था। 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट इसलिए क्योंकि 9th से ही ऐसा लगने लगता है कि अब पढ़ाई का बर्डन स्टार्ट हुआ है। बेस्ट सोल्यूशन यही है, देखो 9-10th में अगर बच्चा है तो आईओक्यूएम की पहले प्रिपरेशन करे, क्योंकि आईओक्यूएम में उसका कहीं ना कहीं नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री वाला पोर्शन काफी अच्छा हो जाता है और बेस बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है, और उसका एडवांटेज उधर ऐसे मिलेगा जेई की प्रिपरेशन में, जब वो बच्चा 11th में आएगा। अप्रोच बहुत अच्छी डेवलप, अप्रोच बहुत अच्छी, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे जो जेई में अगर लेवल से करे तो थोड़े से लेंथी सॉल्यूशन मिलते हैं, जिस बच्चे ने ओलंपियाड कर रखा होता है बहुत अच्छे से, वो छोटे सॉल्यूशन, एलिमेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं। और अगर हम आईओक्यूएम के बेस के साथ जेई देते हैं और जेई के बाद, जेई के साथ साथ अगर हम 12th में ये अपना आईएसआई का देते हैं, तो आई थिंक ये बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि उस टाइम में हमारा आईओक्यूएम निकाल लेने से क्या होगा, एक हमारा बेस बहुत अच्छा बन जाएगा, जेई में हम अच्छा स्कोर करेंगे, और जेई के साथ साथ अगर कहीं मेरे को मन लग रहा है कि मैं आईएसआई में जाऊं तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे, जस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा प्यारा कॉम्बिनेशन बनेगा अपना, मतलब ये दिस इज द डेडली कॉम्बिनेशन। अगर आपको अब आईएसआई की एक सीट मारनी है तो डेडली कॉम्बिनेशन है, आप 9th क्लास से प्री-आरएम आईओक्यूएम से आप लग जाओ, 9th में आप कोशिश करना शुरू करोगे, 10th तक आईओक्यूएम का 1-2 लेवल आप क्रैक कर ले जाओगे, एग्जैक्टली आरएम तक निकाल ले और आपकी अप्रोच मैथ्स में सेटअप हो जाएगी। और ये वहां पर सेकंड वाले पेपर में बहुत मतलब बच्चे को बेनिफिशियल होगा कि अगर हमने आरएमओ तक निकाला हुआ है तो जो सेकंड पेपर आता है वो जेई प्लस आरएमओ मिक्स होकर आता है, उसमें कैलकुलस की क्वेश्चंस भी होते हैं, नंबर थ्योरी भी होता है, प्योर अलजेब्रा भी होती है, तो वहां पर उन बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। बहुत सही। तो कृष्णा 9th से आपने बोला कि बच्चा प्रिपरेशन शुरू कर दे, बेहतर रहेगा। 11th और 12th के दौरान जो मैथ्स की तरफ, जैसे तुमको तो खींच के भेजना पड़ता था कि भाई जाके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, उनसे भी सिलेक्शन होता है, तुम नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आइडियल वे क्या है, तुम्हारी तरह रहना, या आइडियल वे ये है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, या रिस्क फैक्टर को कैसे मानते हो कि यार अगर हम इधर लग गए तो पता चला जेई बिगड़ गया और आईएसआई बिगड़ गया, दोनों तरफ नहीं हो पाया, तो ये रिस्क फैक्टर का इवैल्यूएशन तुम किस तरीके से करते हो?
मेरा 12th के साथ में जे भी बिगड़ा था, आईएसआई भी बिगड़ा था। पर जे बिगड़ता है ना अगर, तो फिर तो भी उसमें बहुत सारे कॉलेज थे, बहुत सारी सीट्स है, तो कुछ ना कुछ मिल सकता है अगर जे बिगड़ भी गया तो। पर आईएसआई बिगड़ गया तो फिर उसमें फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है बैकअप। एग्जैक्टली, सीट्स वगैरह बहुत कम है आईएसआई में। तो यू वांटेड टू से कि रिस्क फैक्टर अपना आईएसआई की तरफ कम रखें, क्योंकि आईएसआई अगर एक बार गया तो फिर यू हैव नथिंग टू सेव। बट अगर आपके पास जेई थोड़ा सा बिगड़ गया तो एक चांसेस रहेंगे कि आपके पास कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा या ब्रांच थोड़ी खराब मिल जाएगी, आईआईटीज के अंदर चले जाएंगे, ऐसा एक ऑप्शन बनता रहेगा। मतलब अगर आपको लगता है कि आप टॉप 100 के स्टूडेंट हैं और आप आईएसआई की तरफ भी जाना चाहते हैं, आप टॉप 500 को टारगेट करते हैं, तो आपने थोड़ा मैथ को ज्यादा नेगोशिएट किया। हो सकता है कि आपकी रैंक 500 से निकल के 2000 चली गई, 2500 चली गई, बट यू आर एबल टू गेट इनटू आईआईटी, यू आर एबल टू गेट इनटू गुड कॉलेज। बट अगर आप आईएसआई की तरफ डेडिकेटेड हो गए और वो नहीं निकला तो यू हैव नो अदर ऑप्शन, मतलब प्लान बी यहां पर कमजोर हो जाता है। इसलिए रिस्क असेसमेंट के हिसाब से कृष्णम ये कहना चाहते हैं कि जेई की तरफ थोड़ा फोकस ज्यादा रखें, एग्जैक्टली, और आईएसआई की तरफ थोड़ा कम करें। क्या मैंने सही डिकोड किया आपको? और एग्जैक्टली सर, आईएसआई में जो निकालने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो इनके साथ अब बच्चे जाएंगे, जो 60-70 स्टूडेंट जाएंगे इनके साथ बैच में, मोस्टली अब उनका बैकग्राउंड देखोगे सर, उनका वो जेई बैकग्राउंड वाले ही बच्चे होते हैं। अच्छा, वो ऐसा नहीं होता, ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते हैं जो प्योर आईएसआई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते, तभी उनका मैथ्स उस लेवल पर होता, तभी उनकी कैलकुलस में ग्रिप होती है, और वो बच्चे सीधे आईआईटी के साथ आईएसआई का भी एग्जाम देते हैं। तो कृष्णम, क्या एज क्राइटेरिया सर क्या रहता है? कृष्णम, एज में जैसे आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में दिया, तो क्या बीटेक सेकंड ईयर में दे सकते थे क्या? क्या एज क्राइटेरिया रहता है? हाँ, एज क्राइटेरिया मेंशन नहीं है उसमें, कभी भी दे सकते हैं। कभी भी दे सकते हैं, मतलब ऑफ एनी एज पर्सन कैन गेट इनटू आईएसआई, राइट? But you need to get into maths. Very good. तो इवन सर इनमो के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनमो को उनको रिटर्न नहीं देना पड़ता, उनको सीधे इंटरव्यू देना पड़ता है, रिटर्न नहीं देना पड़ता। अब इनकी वो प्रोसेस समझ लेते हैं कि लेवल 1 हाँ बेटा कृष्ण कुछ कहना चाहता है। हाँ, मैंने देखा था AI 250 वाला बच्चा भी आईएसआई का इंटरव्यू देने आया था, और मैक्सिमम बच्चे अभी एक ग्रुप बना रखा है जिन भी बच्चों का आईएसआई में सिलेक्शन हुआ होगा, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे ने आईआईटी निकाल ही रखा है। सर एक्चुअली आईएसआई इतना बड़ा है कि इसी तर्ज पे आईआईटीज को अपनी रेपुटेशन को बिल्डअप रखने के लिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। Exactly. ये मजबूरी थी। मतलब जब हमारे टाइम पे, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूं, वही हो गया सर, मैथ्स प्लस कंप्यूटिंग, इनका स्टैट्स वाला पार्ट और ऐड हो गया। ये इनकी तो कोर कॉम्पिटेंसी है इस चीज में। exactly. आईआईटीज को इसके अंदर कूदना पड़ा टू मेक श्योर कि जो कुछ ब्रांचेस आईआईटी में ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, मतलब जिनका प्लेसमेंट सेक्शन पे अगर बात करें तो कमजोर हो गया है, या अब उस तरह की कंपनीज कम बची हैं। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं अभी आईआईटीज के अंदर, तो उन्हें नई ब्रांच के इंट्रोडक्शन में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को लाना पड़ा। और इसीलिए ऐसे बच्चे जैसे अभी कृष्ण बता रहे थे AI 250, राइट कृष्णम? वो बच्चा भी इंटरव्यू देने आया सर। तो 250 बच्चा जो मोस्ट प्रोबेबली आईआईटी दिल्ली या आईआईटी कानपुर के सीएससी के अंदर जा सकता होगा अराउंड दिस वन, तो वो बच्चा भी आज आईएसआई को प्रेफर कर रहा है। तो उसका सीधा मतलब है कि भाई आईएसआई के अंदर जो स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन है, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। और इससे कॉम्बिनेशन के साथ सब्जेक्ट में भी एक होता है कि सब्जेक्ट में भी उस लेवल का अटैचमेंट होना चाहिए। हाँ, जो AI 250 वाला आया तो समझो वो मैथ्स के लिए सर कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, मतलब वो कुछ भी करना है। AI 250 मायने रखती है सर आईआईटी में। बहुत सर, मैं खुद ही वही मैं कृष्ण जो बता रहे कि AI 250 के बच्चे आए, सारे क्वालिफाइड बच्चे आए हैं ना कृष्ण, तो एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू। तो बेटा आप बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में जाने वाले हो, आप बहुत अच्छा वहां पर करने वाले हो। मैं आपके जो लोअर टाउन बच्चे हैं, जो 12th में है अभी बच्चा, जो 13th में भी हो सकता है बच्चा, अब वो इस सिचुएशन में जब वो आज बैठा हुआ है, या कुछ बच्चे 8th या 9th के होंगे, उनके लिए तो आपने बताया कि अभी से तुम ओलंपियाड प्रिपरेशन चालू करो और 11th-12th में तुम जेईई प्रिपरेशन में कंटिन्यू करोगे, तो ये आने वाले 2 साल तुम्हारी मैथ को इतना मजबूत कर देंगे कि 12th में तुम आसानी से आईएसआई को निकाल सकते हो। यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू आईएसआई। और ऐसा सामान्यतः कई बच्चे करते भी हैं। लेकिन जो बच्चा 12th में है, अब जो बच्चे आपकी तरह हैं, जिनका इंटरेस्ट बहुत सारा है, लेकिन अब ये नहीं समझ पा रहे, जैसे राजीव सर ने आपको गाइड किया कि जेईई को संभालो रिस्क फैक्टर को देखते हुए, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे और भी कर रहे होंगे। आपने आईआईटी के अंदर जाके पढ़ाई की, तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि आपने जैसा बोला कि आईएसआई का दिन आपका खराब था, तो क्या आपको ऐसा लगता है पेपर देखने के बाद कि आप उस पेपर को निकाल सकते थे, और अगर मैं 12th के साथ होता तो सर तब भी मेरा सिलेक्शन होता, वो दिन खराब नहीं होता? तो
अगर हाँ वो दिन खराब नहीं होता तो फिर सिलेक्शन होता, क्योंकि 12th के साथ जब दिया था तब ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन थी। अभी तो लास्ट के एक महीने प्रिपेयर किया है तो फिर प्रिपरेशन एक तरीके से अब नेगेटिव में गई है, क्योंकि प्रैक्टिस भी छूट गई है। लास्ट टाइम मुझे याद है पेपर भी इजी आया था ISI का। हाँ पेपर भी इजी आया था ना। इजी पेपर था। हाँ तो उसका मेरे लिए नेगेटिव था कि मतलब मेरे इजी पेपर और मुश्किल पेपर में लगभग बराबर मार्क्स आ रहे होते ज्यादा। ये वाला एक बहुत बड़ा है सर। ये होता है ना कि जे मेन का टॉपर जरूर नहीं कि जे एडवांस का टॉपर ही बन जाए। ये जो कंट्रोवर्सी है ये कभी सॉल्व नहीं होती और ये पेपर में कई बार अच्छा बच्चा लटक जाता है। अच्छा आप लोग बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन पेपर में आपका मामला गड़बड़ हो जाता है और अच्छे वाले में अच्छा चला जाता है? क्योंकि जेई मेन और जे एडवांस में ये बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हैं हम लोग कि जिसकी जेई मेन में बहुत अच्छी रैंक आई होती है, जे एडवांस पीछे भाग जाता है 100 के बाद। हाँ 100 के बहुत पार देगा। ऐसा कृष्ण आपने भी देखा, आपके साथ मेंस और एडवांस में ऐसा हुआ था क्या? हाँ हम मतलब मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी थी, मेंस का ठीक गया था। मतलब लास्ट के 2 महीने जो करते हैं मिनिमम उतनी करी, उसके बाद मतलब पूरे साल जे एडवांस पर ही फोकस था। ये बच्चे जे एडवांस की सब तैयारी कर रहे थे। हाँ ये सब बच्चे जे एडवांस के जे मेन पर फोकस ही नहीं, मना कर रखा था मैंने भाई, जे मेन से एग्जाम नहीं होता है। तो सीधे पहले तो ये अब चल जाता था, अब लोग जे मेंस की तैयारी भी कराते हैं क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जे मेन की तरफ ज्यादा फोकस्ड होते हैं और उनको लगता है कि पहले ये स्टेप हम क्वालिफाई कर लें फिर जे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस जो शूटअप होता है ये उन बच्चों को हो पाता है जिनका बेस थोड़ा मजबूत रहता है। जैसे कृष्णम का एक बेस था, है ना। कई बच्चों का ऐसा होता है जिनका बेस बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, जिनको लगता है कि अभी तो पढ़ना शुरू किया है, अब क्या मेंस के एडवांस, पहले मेंस निकाल लें फिर एडवांस जाएं। तो कृष्णम बेस के लिए क्या कहना चाहोगे कि बेस कैसे स्ट्रांग करें, फाउंडेशन कैसे मजबूत करें बच्चे अपनी, उसको लेके आपका क्या रहता था मैथ्स की फाउंडेशन मतलब मजबूत करने के लिए? मैथ्स में तो स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स दोनों में सोचो एक तो कि खुद से अगर सोचेंगे कि मतलब इसके आगे क्या होना है, मतलब ये सर जब करा रहे हैं तो बस सर कैसे कर रहे हैं ये देख रहे हैं ना, मतलब अपन ने ये देख रहे हैं कि सर ने क्या किया। अब अपन ये नहीं सोच रहे कि सर की नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, खुद का दिमाग नहीं लगा रहे ना, तो फिर उससे सिर्फ सर बस बता दे रहे हैं, अपने को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। अपन खुद का दिमाग लगा रहे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ओके तो कृष्णा ये कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपकी बात को बता देता हूँ, बच्चों तक पहुंचाता हूँ। कृष्णा ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी अटेम्प्ट क्लास में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये नहीं कि जो सर करा रहे हैं आप उसको ही करके आपने छाप लिया, आप पॉज लें, आप खुद की एक अप्रोच बिल्डअप करने की कोशिश करो। जब आप सर का नेक्स्ट स्टेप सोचने की काबिलियत रखने लगोगे या कोशिश करोगे सोचने की कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द सर, तब आपकी अप्रोच बिल्ड होना शुरू करेगी, राइट? एग्जैक्टली। और इनोवेटिव अप्रोच भी आती है क्वेश्चंस की जब बच्चा अपने खुद से सोचता है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। कई बार तो ये होता है इन लोग का एक्चुअली सर ग्रुप बहुत अच्छा था, ये इनके दोस्त लोग बहुत डीप में स्टडी करते थे और जो 2-3 चैलेंजिंग क्वेश्चन में देता था वो जरूर करके लाते थे। जो बोला कि मैंने कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये करके लाने, तो ये लोग ग्रुप में बैठते थे और जिद के साथ उस क्वेश्चन के पीछे पढ़ते थे, तो वो चीज इन लोग के अंदर से और स्ट्रॉन्ग। दोस्ती और यारी पे आपका क्या कमेंट है मिस्टर कृष्णम, जरा जल्दी से बताइए। तो फिर 2-3 बच्चे रहते थे जो भी मेरी तरह मुश्किल क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो उनके साथ मतलब हम सोचते रहते थे कि ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, फिर ट्राई करते रहते थे, एक दूसरे की अप्रोच डिस्कस करते रहते थे। तो फिर बाकी का होमवर्क भले ही अधूरा रह जाता पर मुश्किल क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट कर देना। इनको यही बोलता था, मैंने कहा बाकी नहीं है भाई, ये तो मैं जरूर पूछूंगा, ये डिफिकल्ट, मैं बोलता ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं कल आके पूछूंगा कितने लोगों ने किया, बाकी को होमवर्क किया नहीं किया मुझे इससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन कितने लोगों ने ये मैं जरूर पूछूंगा। और ये लोग उसी तरह बिल्कुल इसको फॉलो करते हैं कि सर इन्हें बोला है तो ये क्वेश्चन तो ट्राई करने का। तो मतलब सर ने जो आपको ये छोटे छोटे बम पटाखे दिए थे उनसे आपका ISI का एक प्रिपरेशन जो थी वो बहुत तगड़ी तरह का शूट अप हो गई, राइट? और जो एक इंटरेस्ट फैक्टर था उधर की तरफ काफी बेहतर रहा।
तो ये तो बहुत ही सही रहा कृष्णा। तो कृष्णा अपन क्योंकि काफी एक समय हो चुका है, तो थोड़ा सा हम आपको जल्दी से कुछ फाइनल टच आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन सभी बच्चों को जो अभी ये इंटरव्यू आपका देख रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि यार ISI के कितने स्टेप्स हैं, इंटरव्यू को कैसे क्वालिफाई करें और इंटरव्यू के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, आपने किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, इसके बारे में इसकी बुक्स भी बेटा अगर कोई फॉलो की हो तो वो भी बताइएगा, अगर आपने कोई स्पेसिफिकली कोई बुक आपने लगाई हो, है ना। तो ISI की टोमेटो ओलंपियाड आती है, वो लगाई एक तो जो रिकमेंड होती है उसमें क्वेश्चन आसान होते हैं, पर उनको करोगे तो फिर मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे हर एक अप्रोच तो आ जाएगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन से अप्रोच आते हैं, मतलब इजी वे टू लर्न। टोमेटो बुक आती है सर, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। हाँ, तो मतलब वो इजी वे टू लर्न अप्रोचेस। और जो बच्चे इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि मेरी अप्रोच डेवलप नहीं हो पा रही है, क्वेश्चन देख के आइडिया नहीं लगता कि यार क्या अप्रोच करें, यार यहाँ a+b अंडर रूट के अंदर a³ वो पूछ लिया गया, तो अप्रोच नहीं डेवलप हो रही, उसके लिए टोमेटो बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें अच्छे से अप्रोच डेवलप हो जाएगी। वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट। और एक और प्रेजेंटेशन हाँ, बिल्कुल बताओ, बिल्कुल। नंबर ऑफ सीट्स ये रहती है नहीं एग्जैक्टली, देखिए मैंने बोला सीट्स बहुत कम है सर, देखिए 63 सीट्स है बस, उसमें जनरल की तो 23 ही है। हाँ जनरल की 23 है, OBC MCL 17, EWS। वेरी गुड भाई कृष्णम, बहुत ही कम, सही एग्जैक्टली बोला था कि देखिए अगर आप 20 स्टेट में चूकते हो तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। IIT में तो तब भी आप 2500-3000 रैंक लाओगे तो IIT कानपुर, IIT खड़गपुर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ इसमें चूक गए तो फिर गए हैं आप। तो भाई जो इसकी प्रिपरेशन करता है वो कहीं ना कहीं बेस अपना IT बना के ही चलता है, मतलब एक साइड पकड़ के चलता है कि इधर नहीं तो इधर तो हैं हम। ये भी सही है। तो इसमें आप और क्या बताना चाह रहे थे बेटा? हाँ इसमें कट ऑफ का कुछ इस तरह रहता है। अच्छा, हाँ ओके, ये 20 इसी ईयर का है बेटा? ये दोनों इसी ईयर के। UGA गया 66 आउट ऑफ 120 जो सर जेईई मेंस वाला पेपर होता है, और वही इनका ये फॉर्मूला है सर कि जो जेईई मेंस वाले पेपर का मार्क्स होगा प्लस जो इनका UGB वाला पेपर होता है जो जिसमें 8 क्वेश्चंस आते हैं उसके मार्क्स का 3 टाइम्स, और वो 122 या 7 होना चाहिए आउट ऑफ 360। एक तो जेईई मेन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, UGA कोई लेवल को सर जेईई मेन बोल रहे हैं, जेईई मेन एग्जाम और नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। UGA जो है सर का कहना है कि उसका लेवल जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चन भी वही आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं, अब फॉर्मेट वही रहता है पर अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, जेईई मेन के अच्छे क्वेश्चन, नॉट इजी क्वेश्चन। और आजकल का जेईई थोड़ा इजी हो गया, तो प्लीज डोंट कंपेयर 2022 वाला जेईई मेन, हाँ वाला जो अच्छा लेवल था मैथ का, उसकी बात कर रहे हैं सर। तो उसका अगर आप UGA कट ऑफ देखेंगे तो 66 होता है आउट ऑफ 120। हाँ। और सेकंड जो आपका UGA प्लस UGB जो सेकंड लेवल एग्जाम है जिसमें 8 क्वेश्चंस आते हैं, उसके स्कोर का 3 टाइम्स, उसका स्कोर का 3 टाइम्स काउंट करते हैं, 3 into UGB स्कोर, और दैट इज ग्रेटर देन 122। मतलब मुझे ऐसा सर मैं इसको बोल सकता हूँ 75% UGB का हो गया और 25% UGA का हो गया, ऐसा बोल सकते हैं कृष्णा? और नीचे फाइनल भी आया सर, इंटरव्यू का भी देखिए, UGA प्लस 3 टाइम UGB प्लस 6 टाइम इंटरव्यू मार्क्स, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट। मैंने गलत बोला सर, शायद मुझे ऐसा लग रहा है UGB का कुछ परसेंटेज कम आएगा शायद, क्योंकि वो नंबर ही कम होते होंगे, तो ये 1:3 का रेशियो नहीं रहेगा, बिकॉज़ UGB हैड सर्टेन लेसर अमाउंट ऑफ नंबर। तो ये फाइनल जो आएगा ना, UGB का भी क्लियर हो जाता है, सबका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, इसलिए कट ऑफ 0 दिखा रहा है।
हाँ हाँ अच्छा, यूजीए क्लियर करना एक इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब उसका यूजीबी क्लियर होना वो इजी हो जाता तो है। कॉपी सर तभी चेक होती है जब आपने वो वाला फर्स्ट लेवल क्लियर कर लिया, तो उन्हीं की सब्जेक्टिव वाली कॉपी चेक होती है। ओके, जैसा पहले अपना तब आईओक्यूएम के बाद जो उसमें मेरिट में आते थे उन्हीं की इनको की कॉपी चेक होती है। ओके, तो मतलब Exactly 120 same. हो गया यूजीए का, 240 मार्क्स हो गए आपके, 240 हो गया यूजीबी के मार्क्स, वो ऐड हो गए, और फिर इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके पास 360 से 104 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। ये आपके पास टोटल तीनों को मिला के आपका, वो 80 मार्क्स का होता है सर यूजीबी, उसके मार्क्स का 3 टाइम्स। अच्छा 3 टाइम्स, यानी 240 हो गया, 240 और ऐड कर देंगे इसमें हम। ओके ओके ओके, 80 का हो गया। हाँ, वो आके 122 आ गया। ओके 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 ओके, तो ये आपकी पूरी कहानी हो जाती है। तो जिन बच्चों को आईएसआई के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है, हमारे कृष्णम आपको बता रहे हैं। अच्छा एक और बात सर, अब देखिए कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 66 है वहाँ पर 59.4। अच्छा, हाँ ये सर, भी है सर, देखिए जेई एडवांस में जेई मेनू तो एकदम भड़ाभड़ गिरता है। अब नहीं, इसमें ऐसा कर रखा है कुछ कि 90% रहेगी, मतलब जनरल की जितनी कट ऑफ है उसकी 90% से नीचे नहीं जाएगी, ओबीसी कट ऑफ, सीटें खाली रह जाएगी। अरे भाई ये साहब, बहुत अच्छा और एससी एसटी के 70% से नीचे नहीं जाएगी जितनी जनरल की होती है। क्वालिटी ब्रेक चाहिए सर। मतलब यहाँ पर Quality से compromise नहीं। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। खैर हम इस टर्म को ना वैसे नहीं बोल रहे हैं। ऑब्वियसली सर गवर्नमेंट पैसा लगा रही, फंड देती है, पढ़ाने का भी पैसा देती है इनको, है ना। आईआईटी में तो हमें देना पड़ता है, आप जाओगे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, आपको खुद पैसा लगाना है, यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है पढ़ने का। इसीलिए 59.4 मार्क्स बता रखा है, जो कि 59.4 मार्क्स तो आते नहीं किसी के। कट ऑफ ये कैसे हो सकती है? बहुत सही, बहुत सही। तो बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया यूजीए कट ऑफ। तो इंटरव्यू में बेटा आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स थे, आई थिंक वो हो गया 20 मार्क्स का इंटरव्यू, राइट? हाँ, और 26 टाइम्स हो रहा है, तो ऑलरेडी ऐड हो रहा है, तो 20 नंबर का इंटरव्यू हो गया। तो 20 नंबर का जो इंटरव्यू है उसमें आपके कितने पैनल में कितने लोग थे एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? 5 टीचर्स थे, और बोर्ड पे आके क्वेश्चन करने थे। वो मदद करेंगे, वो जो क्वेश्चन देंगे उसमें मतलब अगर नहीं होगा हमसे तो फिर वो हिंट देंगे कि ऐसे होगा, ऐसे मतलब अब ये हिंट मिल गया। जैसे वाइवा में होता था, अंदर वाइवा लेते थे, कुछ क्वेश्चन पूछे हम लोग को, एक बाहर आता पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ क्या बताया, तो ऐसा तुम लोगों ने भी कर पाते थे कि नहीं कर पाते थे? 1-to-1 होता है। नहीं, बाहर तो आते होगे, बाहर आके कोई दूसरा खड़ा जाके अंदर जाता होगा, तो आपस में नहीं पूछते थे कि क्या पूछा? हाँ, आपस में पूछते क्या पूछा, बट पर मतलब अलग अलग क्वेश्चन ही पूछेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन है उनके पास। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है सर, इतने बड़े लेवल पर जब आधे घंटे का एक एक्चुअली हम लोगों को तो बच्चे के साथ सारी चीजें पुट अप करनी है इनसे। आधे घंटे का एक बच्चे का इंटरव्यू होता है, उसमें उसमें 5 टीचर से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और मतलब जो नहीं हो रहा होता उसमें हिंट भी दे देते हैं, काफी हिंट देते हैं, फिर अप्रोच देखते हैं कि ऐसे हिंट देते और हैं। वो क्वेश्चन का लेवल आरएमओ बी यूजीए यूजीबी के लेवल का होता है, यूजीए लेवल का होता है, क्या लेवल आप बोलेंगे उस क्वेश्चन का? आई थिंक मोर देन यूजीबी होता है, बट वो मदद करेंगे कि करने की, तो फिर जब वो मदद करेंगे तो इसलिए इजी हो जाएगा। सही है, बहुत सही है, बहुत सही, बहुत सही। तो मतलब इंटरव्यू अगर आपका हो जाएगा तो इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलेगी, बस आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। अगर अप्रोच बेहतर है बेसिकली हाँ, तो आप निकाल ले जाओगे। आपका हाँ यूजीए में अच्छा स्कोर है जिससे आप यूजीबी तक पहुंचे और यूजीबी कर लेते हैं, तो इंटरव्यू में आई थिंक उतना सपोर्ट मिल जाता है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत सही तो वेरी गुड, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू कृष्णम। बहुत अच्छा, आई थिंक अपने बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, और डेफिनेटली आपकी कृष्णम, आपकी एक्सपीरियंसेस हमारे बच्चों को डेफिनेटली एक मोटिवेट भी करेंगे और एक्सपीरियंस बताएंगे भी कि जेई के साथ कैसे तैयारी करो। और मैं फाइनल कंक्लूडिंग नोट बताता हूँ, कृष्णम अभी आईआईटी खड़गपुर में है, पढ़ाई कर रहे हैं, इनका पहले 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, लेकिन अब ये अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं आईएसआई के अंदर, क्योंकि इनकी रैंक आ चुकी है 30 और बहुत टैलेंटेड है। मैथ्स में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, 12th के साथ इनका जो पेपर जेई का था, बट आईएसआई का पेपर उतना अच्छा नहीं जा पाया था, जेई का ठीक गया था, आईएसआई अच्छा नहीं गया, इसलिए वो अंदर नहीं गए आईएसआई में। इस साल वो चले गए हैं और इनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। खड़गपुर में रहते हुए आईआईटी के टाइम में भी इन्होंने देखिए आईएसआई की प्रिपरेशन किया है। इम्पोर्टेंट खड़गपुर के ये पैशन होता है बहुत बड़ा।
पहले साल में तो बच्चा घूमता फिरता है। और इन्होंने एक और चीज बताई है कि हाउ मेनी पीपल अटेम्प्ट ISI, कितने लोग देते हैं। तो इसका ऑफिशियल डाटा नहीं है, पर टाइम्स ऑफ इंडिया का ही डेटा 50,000 लोग देते हैं सर। 50,000 लोग ISI एग्जाम दे रहा है, आउट ऑफ विच ओनली 60 got IIT से भी कितना डिफिकल्ट है। तो 2015 चुने हुए लोग आते हैं भाई। हाँ, तो यू आर अमंग द वेरी स्मॉल पिन पॉइंटेड स्टूडेंट्स, आई थिंक सो, कि जिनको आप बिल्कुल हैंडफुल स्टूडेंट्स में एक हैं आप। तो वेरी ग्रेट, कांग्रेचुलेशन कृष्ण, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप अपने फ्यूचर में और अच्छा करें, और जब किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी में चले जाएं तो हमारा पैसा इन्वेस्ट कराएं। हमको ही बताएं। एग्जैक्टली। तो अपने को भी एक ऐसा स्टेटिशियन चाहिए। हाँ, मार्केट बताता तो है। मार्केट एनालिसिस पता है। और आजकल शायद मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चीजें हैं जो डेटा पे चल रही हैं। तो मेरा भी यही कहता है, दिस इज द फ्यूचर एंड यू आर इनटू द फ्यूचर राइट नाउ। टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, मेक अस प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड इट इज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू बेटा। सर आपको फाइनल यही है कि बहुत अच्छा किया आपने, रिजल्ट दिया है। बहुत ही अच्छा आपकी जर्नी रही है। बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया हम लोग के साथ में। यहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। कृष्णम, फाइनल नोट। क्या फाइनल नोट, आपकी तरफ से फाइनल वर्ड्स आई वांट। फाइनल वर्ड ये है कि मतलब प्रिपरेशन में अप एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां अपन करते रहते हैं। तो जैसे 11th में लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जेई मेंस भी नहीं होगा, तो बट फिर 12th के स्टार्टिंग में मैं कोचिंग में अच्छा करने लग गया, तो फिर उससे कॉन्फिडेंस आ गया। और मतलब 11th अगर बर्बाद हो जाए तो ये नहीं सोचना है कि जेई बर्बाद हो जाएगा। इफ यू हैव द करेज यू कैन डू इट, राइट? यस सर। ग्रेट 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 ग्रेट। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट बट क्लोजिंग रिमार्क बहुत तगड़ा हो चुका है, क्योंकि 11th भी कृष्णम की थोड़ी खराब हुई थी, बट he able to get into ISI। और 12th में उसने जेई को फोड़ा है, IIT खड़गपुर के अंदर गया है। तो इट इज ऑल अबाउट योर पैशन, इट इज ऑल अबाउट योर डेडिकेशन। परेशान नहीं होना है, अप्स एंड डाउन दोनों रहते ही रहते हैं, इनके साथ ही जर्नी पूरी की जाती है। और जिंदगी का नाम है सब लड़ना, और लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? चुनौतियां कभी खत्म नहीं, एग्जाम हमेशा आएंगे। एक एग्जाम जाएगा और नए एग्जाम आपको मिलेंगे लाइफ में। थैंक यू। चलिए भाई कृष्णम, बेस्ट ऑफ लक। सर वो PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ओके, श्योर श्योर श्योर। ओके बेटा, ओके बेटा। थैंक यू भाई कृष्ण।